Assalamu alaikum. Welcome to this online lecture series on data mining. This is our second lecture on the topic of supervised learning और classification. इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सुपरवाइज लर्निंग की और देन हम मूव करेंगे टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन और हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सो जहाँ तक प्रीवियस लेक्चर की बात है तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ लर्निंग की बात की थी कि लर्निंग क्या है. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह हम लोग मशीन्स को इस कैपेबल बना सकते हैं कि मशीन्स खुद से लर्न करना स्टार्ट करें. एंड फिर हम लोगों ने कुछ टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात की जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया सुपरवाइज लर्निंग कि हमारे पास डाटा सेट में इनपुट के साथ साथ हमारे पास कुछ लेबल्स भी मौजूद होते हैं या आउटपुट्स भी मौजूद होती हैं. सो आउटपुट्स इसलिए होती हैं कि वो हमारे एल्गोरिदम की वर्किंग को, लर्निंग प्रोसेस को सुपरवाइज कर सकें, मॉडल को ट्रेन कर सकें, हमारे एल्गोरिदम को ट्रेन कर सकें कि हमारे पास कोई इनपुट आती है, हमें वो एल्गोरिदम जो हमारा आउटपुट है वो एल्गोरिदम को ये बताती है कि हाँ इस इनपुट को आपने इस आउटपुट के साथ मैप करना है. अगर वो एल्गोरिदम मैप नहीं कर पा रहा तो वो एरर जनरेट करता है. वो कहता है कि नहीं, आपने जो चीज़ बताई है वो गलत है, इसकी एक्चुअल आउटपुट ये है. सो जब तक वो इनपुट आउटपुट की सही से मैपिंग नहीं कर पाता आपका एल्गोरिदम उसको एरर देता रहता है कि नहीं, गलत बता रहे हो, आप रॉन्ग जा रहे हो, आप मिस्टेक कर रहे हो. सो आपकी जो आउटपुट होती है वो सुपरवाइज कर रही होती है आपके एल्गोरिदम के लर्निंग प्रोसेस को. उसके बाद हम लोगों ने बात की अनसुपरवाइज लर्निंग की जिसमें हमने कहा कि हमारे पास कोई सुपरवाइजर नहीं होता. सुपरवाइजर नहीं होता मतलब हमारे पास कोई आउटपुट नहीं होती, हमारे पास सिर्फ इनपुट्स का डाटा होता है. सो उन इनपुट्स की बेस के ऊपर आपका जो एल्गोरिदम है वो उन इनपुट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज की बेस के ऊपर उन ऑब्जेक्ट्स को या उन इनपुट्स को क्लस्टर करता है, उसको ग्रुप्स में डिवाइड करता है कि लाइक सिमिलर टाइप ऑफ इनपुट्स को या ऑब्जेक्ट्स को वो एक क्लस्टर के अंदर प्लेस करता है और डिफरेंट डिसिमिलैरिटीज की बेस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड करता है. सिमिलरली उसके बाद हम लोगों ने बात की रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जो कि जिसको हमने कहा था कि ये लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स है कि लाइक ऑब्जेक्ट या जो एजेंट है हमारा वो एनवायरनमेंट में कुछ एक्शन परफॉर्म करता है और उस एक्शन के परफॉर्म करने से उस एजेंट को कोई फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, कोई उसे रिवार्ड दिया जाता है या उसको पनिशमेंट की जाती है. अब एजेंट के लिए रिवार्ड या पनिशमेंट क्या हो सकती है? उसके स्कोर्स को प्लस करना या माइनस करना, अगर हम मशीन्स की बात करें, एल्गोरिदम की बात करें. सो हमारा एल्गोरिदम जब कोई मिस्टेक करता है, कोई एक्शन परफॉर्म करता है, तो मिस्टेक करता है, रॉन्ग एक्शन परफॉर्म करता है, तो हम उसको पेनल्टी देते हैं, उसे पनिशमेंट देते हैं और उसके स्कोर्स में से 5 या 10 पॉइंट्स माइनस कर देते हैं. उससे एल्गोरिदम क्या अंडरस्टैंड करता है, हाँ कि मैंने ये जो एक्शन परफॉर्म किया ये रॉन्ग एक्शन परफॉर्म किया, सो मुझे ये एक्शन फ्यूचर में नहीं करना, परफॉर्म नहीं करना. और वो अगर कोई राइट एक्शन परफॉर्म करता है तो हम उसे क्या काम करते हैं, उसे पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, उसे कोई रिवार्ड देते हैं, 10 पॉइंट्स उसके स्कोर्स में प्लस कर दिए सपोज. सो उस फीडबैक से आपके एल्गोरिदम क्या अंडरस्टैंड कर रहा है कि हाँ जो मैंने एक्शन परफॉर्म किया है वो एक्शन मैंने राइट परफॉर्म किया. सो इसे हम लोग बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सो ये हम लोगों ने इनको डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में. सो आज का लेक्चर हमारा सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर ही है. हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर हम सुपरवाइज लर्निंग के एक टॉपिक जो कि क्लासिफिकेशन है या जो इसकी एक ब्रांच कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, सो हम फिर इसके ऊपर क्लासिफिकेशन के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे. सो जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग इज क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स that involves using a model to learn a mapping between input examples and target variables. के input examples को या samples कह लें आप, उनको मैप करता है आउटपुट के साथ
और वो जो मैपिंग होती है वो आपका कोई फंक्शन होता है या मॉडल होता है। ठीक है, आप इस फंक्शन को कोई इनपुट्स दे रहे हैं और साथ आप आउटपुट भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इसकी आउटपुट भी ये है। नॉर्मल जो हमारे एल्गोरिथम्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं कि आपके पास लाइक मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, अगर आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात करें, सो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स आपके कैसे काम करते हैं? आपके पास इनपुट होती है, आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इन रिटर्न आपको क्या मिलता है? कोई आउटपुट मिलती है आपको। आप ये इंस्ट्रक्शंस कह लें या कोई फंक्शन कह लें या कोई एल्गोरिथम कह लें। सो आपके ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स ऐसे काम करते हैं, आपको इनपुट दे रहे होते हैं, उसके ऊपर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करते हैं और आपको क्या चीज़ मिलती है? आउटपुट मिलती है। जबकि मशीन लर्निंग ऐसा नहीं है। मशीन लर्निंग में आप क्या काम करते हैं? मशीन लर्निंग में हम लोग क्या काम करते हैं? उसे इनपुट देते हैं और मशीन को हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं और साथ में हम लोग मशीन को आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो कि हमने नाम दिया है टारगेट का या लेबल का जो हमने नाम दिया है वो एक्चुअल में है क्या? आउटपुट है हमारे पास। सो इनपुट्स के साथ साथ हम मशीन को आउटपुट भी दे रहे हैं और एज ए आउटपुट हमें मिल क्या रहा है? हमें कोई फंक्शन मिल रहा है या एल्गोरिथम मिल रहा है या कोई इक्वेशन मिल रही है या कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह लें हम। सो ये एक्चुअली है क्या? एक लर्निंग फेज है जिसमें मशीन क्या काम कर रही है? लर्न कर रही है। ओके, जो कि हम लोग सुपरवाइज लर्निंग का नाम देते हैं कि हम लोग मशीन को इनपुट भी दे रहे हैं, साथ में आउटपुट भी दे रहे हैं। इनपुट क्या? हमारे इनपुट्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और एक एट्रीब्यूट ऐसा जो कि हमें उसके बारे इनपुट्स के बारे में बता रहा है कि इसकी आउटपुट ये होगी। सो ये मशीन क्या काम करती है कि वो इनको मैप करने की कोशिश करती है कि लाइक कोई इनपुट 1 दी गई और साथ में उसकी आउटपुट 1 है। सो उसको मैप करने की कोशिश करेगा, अपने पैरामीटर्स को इस तरह एडजस्ट करेगा कि जब भी इस तरह की कोई इनपुट आएगी उसकी आउटपुट ये होनी चाहिए। और एट द एंड हमें मिलकर क्या रहा होता है? हमें ये फंक्शन मिल रहा होता है जिसे हमने यहाँ पे मॉडल का नाम दिया हुआ है। ओके, सो सुपरवाइज्ड लर्निंग इन्वॉल्व्स यूजिंग अ मॉडल टू लर्न अ मैपिंग बिटवीन इनपुट एग्जांपल्स एंड द टारगेट वेरिएबल। ओके, सो यही बात यहाँ पे की गई है कि हमारी जो ट्रेनिंग डाटा होता है, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग डाटा का मतलब क्या है? ऐसा डाटा जिसके ऊपर हम लोग मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं। सो ट्रेनिंग डाटा आर accompanied by the labels indicating the class of the observations। मतलब क्या है? जो ट्रेनिंग डाटा होता है उसमें हमारे पास इनपुट्स के साथ साथ हमारे पास लेबल्स भी मौजूद होते हैं, हमारे पास क्लास भी मौजूद होती है कि ये जो इनपुट है इसकी क्लास क्या है, ये जो आउटपुट है इसकी क्लास क्या है या इसकी आउटपुट क्या है। ओके, सो ये कहलाता है ट्रेनिंग डाटा, मतलब जिसके ऊपर हम लोग मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं या इन अदर वर्ड्स मॉडल को सिखा रहे होते हैं। ओके, सो जब हमारे पास न्यू डाटा आता है, न्यू डाटा इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग सेट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मॉडल हमने ट्रेन किया है बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डाटा सेट, ये मॉडल हमने ट्रेन किया ना और आउटपुट हमें क्या मिली? ये वाला मॉडल मिला है ना। सो जो मॉडल हमें मिला ट्रेनिंग सेट के ऊपर, अब सपोज वो ये वाला फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जो कि हमें प्रीवियस स्टेप में मिला है यहां से। ओके, ये वो फंक्शन है, ये वो मॉडल है। अब जो न्यू डाटा आया उसमें हमें आउटपुट नहीं पता कि आउटपुट क्या है, सिर्फ हमारे पास इनपुट है। अब ये जो फंक्शन डेवलप हुआ था ट्रेनिंग टाइम के ऊपर, अब ये फंक्शन हमें बताएगा कि इस इनपुट की आउटपुट क्या है। अब मशीन इस कैपेबल हो गई है, अब मशीन लर्न कर चुकी हुई है इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को कि अब फ्यूचर में जो भी इनपुट्स आएंगे उसके बारे में हमारा मॉडल बता सकता है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। लाइक हमने प्रीवियस एग्जांपल में
वेदर वाली बात की थी, वेदर फोरकास्टिंग वाली, कि आपके सेल फोन के अंदर जो वेदर एप्लीकेशन है वो कैसे कल का टेम्परेचर, कल के बारे में रेन की पॉसिबिलिटी बता रही होती है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, कल रेन होगी या नहीं होगी, कल का टेम्परेचर कितना रहेगा। सो वो इसी बेसिस के ऊपर बता रहा होता है, क्योंकि पहले वो मॉडल या वो एप्लीकेशन की लर्निंग हो चुकी हुई होती है, मॉडल सीख चुका होता है कि अगर इस तरह का एनवायरनमेंट होगा, इतनी ह्यूमिडिटी हवा में होगी, इतनी विंड स्पीड होगी, या इतना टेम्परेचर की वैल्यू होगी, तो कल की रेन होने की चांसेस हैं या नहीं है। सो उस तरह के डाटा के ऊपर मॉडल को पहले सिखाया जा चुका है। सो इसलिए हमारा मॉडल आज के टेम्परेचर को देखते हुए कल के बारे में बता रहा होता है कि लाइक आपके सेल के ऊपर इवनिंग में एक पॉपअप सा नोटिफिकेशन आता है कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन टुडे, कि कल का टेम्परेचर आज से 3 गुना ज़्यादा रहेगा, सॉरी 3 डिग्री आज से ज़्यादा रहेगा। अगर आज 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कल का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सो वो कल के टेम्परेचर के बारे में आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा होता है। सो आप अगर मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं, तो ये एक्चुअली 2 स्टेप्स के अंदर डिवाइड होती है। स्टेप नंबर 1 जिसको हम लोग लर्निंग फेज बोलते हैं या ट्रेनिंग फेज बोलते हैं, जिसमें हम लोग मॉडल को इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी देते हैं, और वो इनपुट आउटपुट की बेस के ऊपर मैपिंग होती है और हमें एक मॉडल मिलता है, हमें एक फंक्शन मिलता है, हमें एक इक्वेशन मिलती है। सो जब मॉडल लर्न कर जाता है, मॉडल की ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद हम सिर्फ उस मॉडल को, उस फंक्शन को सिर्फ इनपुट्स देते हैं, और वो मॉडल हमें खुद से प्रेडिक्ट करके बता रहा होता है कि इसकी क्लास क्या होगी। लाइक अगर जब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्पैम फिल्टरिंग की बात की, गूगल जो जीमेल का सर्वर है जो कि हमारे ईमेल्स को स्पैम ईमेल को स्पैम फोल्डर में प्लेस करता है, और हमारी जो नॉर्मल नॉट स्पैम ईमेल्स होती हैं उन्हें इनबॉक्स में लेके आता है। सो और उसको यहाँ पे अगर हम लोग मैप करना चाहें, तो हमारे पास कुछ ईमेल्स हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी है कि ये ईमेल स्पैम ईमेल है या नहीं, ईमेल स्पैम नॉट स्पैम ईमेल है। सो उनके ऊपर हम एक फंक्शन डेवलप करते हैं, ये मॉडल को सिखाते हैं, मशीन को सिखाते हैं, लर्न करवाते हैं कि अगर इस तरह की ईमेल होगी तो वो स्पैम ईमेल होगी, और अगर इस तरह की ईमेल्स होंगी तो वो नॉट स्पैम होंगी। सो जब मॉडल सीख जाता है तो उस मॉडल को हम लोग डिप्लॉय करते हैं और कोई न्यू ईमेल प्रोवाइड करते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता कि ये स्पैम ईमेल है या नॉट स्पैम है। सो बेस्ड ऑन द लर्निंग जो कि मॉडल ने लर्न किया है, उसके ऊपर वो हमारे ईमेल्स को, गूगल का सर्वर है या जीमेल का सर्वर है या याहू मेल का सर्वर है, वो हमारे ईमेल्स को इनबॉक्स के फोल्डर में लेके आता है या स्पैम फोल्डर में लेके आता है। सो आई होप यू हैड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग को हम लोग नॉर्मली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज क्लासिफिकेशन एंड द अदर वन इज न्यूमेरिक प्रेडिक्शन। सो न्यूमेरिक प्रेडिक्शन को हम लोग रिग्रेशन का नाम भी देते हैं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। सो क्लासिफिकेशन प्रेडिक्ट्स कैटेगोरिकल क्लास लेबल्स, मतलब कि जब हमारा जो आउटपुट्स हैं वो डिस्क्रीट हो या नॉमिनल हो। अब नॉमिनल एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, डिस्क्रीट एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, ये आपने इसी कोर्स के पहले दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, जिसमें मतलब हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, या नॉमिनल एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं जिसमें हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती हैं, ये लेबल्स कैटेगरीज हमारे पास होती हैं। सो जब हमारे पास आउटपुट या लेबल हमारा जो है, क्लास हमारी जो है वो कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं, तो उस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग नाम देते हैं क्लासिफिकेशन का। सो क्लासिफाइज डाटा या कंस्ट्रक्ट अ मॉडल या डेवलप अ फंक्शन बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग सेट। अब ट्रेनिंग सेट कौन सा है, जैसा कि हम प्रीवियस बात कर चुके हैं कि ट्रेनिंग डाटा सेट जिसमें हमारे पास इनपुट्स के साथ साथ हमारे पास आउटपुट भी मौजूद होती है। सो क्लासिफाइज डाटा बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग सेट एंड द वैल्यूज जो कि हमारे पास क्लास लेबल है इन अ क्लासिफाइंग एट्रीब्यूट एंड यूजेस इट इन क्लासिफाइंग न्यू डाटा। मीन्स कि हमारे पास जो ट्रेनिंग सेट में डाटा है और जो हमारे पास जो क्लासिफाइंग एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, क्लास लेबल्स होती हैं। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, हमारे पास क्लास लेबल्स होते हैं।
मतलब कि हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। सो ये हमारी प्रॉब्लम कौन सी कहलाती है? क्लासिफिकेशन कहलाती है। सो दूसरी कैटेगरी या दूसरी ब्रांच ऑफ सुपरवाइज लर्निंग हमारे पास है न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन। न्यूमेरिक प्रेडिक्शन या जिसे हम लोग मोस्टली नाम देते हैं रिग्रेशन का। सो रिग्रेशन में हमारे पास क्या काम है कि सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं, जस्ट हमारा जो आउटपुट वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं या न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। लाइक अगर हम बात करें टेम्परेचर प्रेडिक्शन की, कि हमने ऐसा मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं जो हमें फ्यूचर के बारे में बताए कि कल का टेम्परेचर कितना रहेगा, डे आफ्टर टुमारो का टेम्परेचर क्या रहेगा, 1 वीक आफ्टर टेम्परेचर क्या होगा। सो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन। सो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज हैं। सो हमें कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करने पड़ेगा? हमें न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन के एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ेंगे या रिग्रेशन प्रॉब्लम या रिग्रेशन एल्गोरिथम्स अप्लाई करना पड़ेंगे इन ऑर्डर टू लर्न दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम बात करें रेन प्रेडिक्शन की कि कल रेन होगी या नहीं होगी, सो वो क्या है? वो आया कि न्यूमेरिक वैल्यूज हैं या कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं, कैटेगोरिकल लेबल्स हैं। सो डेफिनेटली दिस इज अ कैटेगोरिकल लेबल, मीन के रेन यस और नो, एक कैटेगरी यस की है, दूसरी कैटेगरी हमारे पास नो की है। सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। सो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हम रेन के बारे में बताना चाहते हैं कि रेन कल अगर होगी तो कितने मिलीमीटर होगी, नहीं होगी या होगी तो कितने मिलीमीटर होगी। नहीं होगी तो 0 मतलब 0, अगर होगी तो 1 मिलीमीटर हो सकती है, 2 मिलीमीटर हो सकती है, 2.5 मिलीमीटर हो सकती है या 5 मिलीमीटर है। सो ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम कौन सी है? रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है? इसका आंसर आप कमेंट्स में राइट करेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमारे पास क्रेडिट और लोन अप्रूवल की प्रॉब्लम है। इसके बाद हमारे पास टारगेट मार्केटिंग है, मेडिकल डायग्नोसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, वेब पेज कैटेगराइजेशन, परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग की। अब क्रेडिट और लोन अप्रूवल क्या है कि लाइक इसकी बात करें, लाइक जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वाले हमें डायरेक्ट वो हमारी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं कर देते, बल्कि वो क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन को उसको देखते हैं और फिर उन्होंने डेफिनेटली बैंक वालों ने कुछ पैरामीटर सेट किए होते हैं कि और बेस्ड ऑन दोज पैरामीटर वो देखते हैं कि आपकी एप्लीकेशन इस कैपेबल है कि उसे लोन अप्रूव किया जाए या आपकी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए। तो ये एक कौन सी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या रिग्रेशन प्रॉब्लम है? सो ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें हमारे पास कैटेगरीज हैं। अगर इट इज़ रिस्की कि इस बंदे को लोन देना रिस्की रहेगा, या इट्स सेफ टू अप्रूव दी लोन एप्लीकेशन, आइदर ये सेफ है या रिस्की है। तो ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है क्योंकि हम एक क्लास के अंदर उसको डिवाइड करने जा रहे हैं उसकी एप्लीकेशन को, आइदर इसको लोन देना है या इसको लोन नहीं देना। सो वो बैंक्स वाले अगर इसकी डिटेल में जाएं तो बैंक वाले कैसे इसको किस बेस के ऊपर बैंक वालों ने ये पैरामीटर सेट किए। डेफिनेटली उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट में उन लोग बैंक से कुछ लोगों ने उनसे बैंक लोन लिया होगा। सो बैंक वाले डेफिनेटली जब आप लोन लेते हैं तो वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास अपना घर है या नहीं, आप कितने आपकी एजुकेशन क्या है, आपके पास कोई जॉब है या नहीं है। सो वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं। तो पहले भी उन्होंने कुछ इस तरह का डाटा लिया होगा अपने कस्टमर से, सो उन्हें फिर लोन दिया और उसके बाद उनके पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि किन लोगों ने लोन वापस किया या किन लोगों ने लोन वापस नहीं किया, और एट द एंड उन्हें
जिन्होंने लोन वापस नहीं किया उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना पड़े या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि बैंक वाले करते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस वो नेक्स्ट जो आपकी एप्लीकेशन है, जो फ्यूचर में कोई उनके पास एप्लीकेशन आती हैं तो वो देखते हैं कि आया कि हाँ इसको एप्लीकेशन को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। सो क्यों? जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था कि ह्यूमंस लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस, इसी तरह जो एल्गोरिथम्स हैं वो भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। सो अगर हम यही इसी तरह का कोई क्रेडिट लोन अप्रूवल या डिसअप्रूवल का एल्गोरिथम बनाना चाह रहे हैं जो कि बैंक वाले डिप्लॉय करें ताकि उसके कस्टमर्स ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करे और उन्हीं का सॉफ्टवेयर, बैंक वाला का सॉफ्टवेयर ही ये बताया कि ये एप्लीकेशन अप्रूव है या इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। सो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? हमें पास्ट डाटा देना पड़ेगा जिसमें हमारे पास इनपुट्स भी होंगी, मीन्स कि उसका जो कस्टमर्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी, इनपुट्स भी होगी, और फिर आगे आउटपुट भी होगी जो कि बैंक वाले ने बताया कि इसको लोन दिया था, इसे लोन देना सेफ था या रिस्की था। सो इसी तरह हमने उनको पास्ट डाटा दिया या ट्रेनिंग डाटा दिया जिसके ऊपर मॉडल ट्रेन किया हम लोगों ने, और एट द एंड नेक्स्ट जब मैं आपको अपनी एप्लीकेशन फिल करूँगा उस पोर्टल के ऊपर, बैंक के पोर्टल के ऊपर, तो मुझे वो मेरे लिए ये आसानी है कि मुझे वो एप्लीकेशन लेके बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। बैंक वालों के लिए आसानी क्या है कि उन्हें अलग से एक बंदा बिठाने की जरूरत नहीं है जो कि एप्लीकेशंस को सारी एप्लीकेशंस को देखे कि ये इनमें से कौन कौन सी एप्लीकेशंस को अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है। सो वो सॉफ्टवेयर ही सारा काम कर देगा। अब क्योंकि न्यू एप्लीकेशन है उसमें आउटपुट नहीं है, सो वो और सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि ये एप्लीकेशन अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड है बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस या बेस्ड ऑन देयर लर्निंग, या जिस बेस के ऊपर हम लोगों ने मॉडल को ट्रेन किया। सो इसके बाद है हमारे पास टारगेट मार्केटिंग। सो टारगेट मार्केटिंग क्या है कि लाइक आप शॉप्स के पास भी डाटा अवेलेबल होता है कि मेरे पास अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो वो आया कि कोई चीज़ परचेज़ करेगा या नहीं परचेज़ करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो जो कस्टमर आया है उसकी एज क्या है, उसकी इकॉनमी क्या है, इनकम क्या है। सो लाइक जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस सीरीज ऑफ लेक्चर में जो कि एसोसिएशन रूल बाइनिंग थी कि लाइक एक बंदा कोई कंप्यूटर बाय करता है, लैपटॉप बाय करता है, साथ में डिजिटल कैमरा भी बाय करता है, तो उसके मेमोरी कार्ड परचेज करने की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। सो दिस इज़ अ टारगेट मार्केटिंग। सो ये भी एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। इस तरह मेडिकल डायग्नोसिस के मेडिकल डायग्नोसिस क्या है कि किसी डिजीज़ को डायग्नोज करना कि आइदर लाइक अगर कैंसर की बात करें तो उसमें क्या है, हम उस कैंसर के या ट्यूमर के इमेज को देखते हैं और इस इमेज को देखते हुए हमारा एल्गोरिथम बताता है कि आया कि ये एक कैंसरियस ट्यूमर है या ये एक सेफ ट्यूमर है। सो क्यों? और वो मॉडल या जो हमारा एल्गोरिथम वो किस बेसिस के ऊपर बता देगा ट्यूमर को इमेज को देखते हुए? क्योंकि पहले उसे बताया गया है, पहले उसे ट्रेन किया गया हुआ है इस तरह की इमेजेस के ऊपर, उसे सैंपल्स दिए गए हैं, उसे इनपुट एग्जांपल्स दी गई हैं साथ ही आउटपुट के साथ कि अगर इस तरह के ट्यूमर्स होंगे तो ये सेफ ट्यूमर्स होंगे, मतलब वो कैंसरियस ट्यूमर्स नहीं है, और अगर इस तरह के ट्यूमर्स के इमेजेस होंगे तो ये कैंसरियस ट्यूमर्स होंगे। सो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं क्लासिफिकेशंस की, एल्गोरिथम्स की इन द फील्ड ऑफ मेडिकल स्टडीज। सिमिलरली फ्रॉड डिटेक्शन, वेब पेज कैटेगराइजेशन या परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन, ये सारी एप्लीकेशंस हैं आपके पास सुपरवाइज्ड लर्निंग के। सो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, गिवन अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स हम लोग बोलते हैं उन्हीं जो कि हमने पहले बात की थी कि सैंपल्स कह लें या एग्जाम्पल्स कह लें, जैसे हम लोग सैंपल्स का नाम भी देते हैं, इसे एग्जाम्पल्स का नाम भी देते हैं, इन्हें हम लोग रो भी बोलते हैं, रो लाइक कॉलम के अंदर रोज एंड कॉलम्स होती हैं ना, तो इन रिकॉर्ड्स का हम लोग रो का भी नाम देते हैं, या इन्हें हम लोग इंस्टेंस भी बोलते हैं। सो जो ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं या जो सैंपल्स, एग्जाम्पल्स, रोज या जो इंस्टेंसेस हैं उनकी बेस के ऊपर हम क्या काम करते हैं, उन सैंपल्स में या उन एग्जाम्पल्स में या उन रोज में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इनपुट के साथ साथ उन्हें हम लोग टप्पल का नाम भी देते हैं। सो उसमें उस टप्पल में या उस रो में हमारे पास इनपुट के साथ साथ हमारे पास
उसकी आउटपुट भी अवेलेबल होती है। लाइक यहाँ जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर x इज द एट्रीब्यूट सेट। एट्रीब्यूट सेट मतलब कि कुछ पैरामीटर्स हैं या कुछ इनपुट पैरामीटर्स हैं, एंड y इज द क्लास लेबल। क्लास लेबल मीन्स कि आउटपुट क्या है उस टपल की, उस आउटपुट के इनपुट्स क्या है एंड उस टपल की आउटपुट क्या है। क्योंकि हम लोग उस मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, मॉडल को सिखा रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको ट्रेनिंग सेट बोलते हैं। क्योंकि इस डाटा सेट में हमारे पास इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी अवेलेबल है, इसलिए इसे ट्रेनिंग सेट कहा जाता है, क्योंकि हम मॉडल को इस डाटा सेट के ऊपर ट्रेन कर रहे होते हैं। सो लाइक यहाँ पे बोला हुआ है एक्स को हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, प्रेडिक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर कुछ प्रेडिक्शंस होनी होती हैं, या इसे इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, या इसे सिंपली इनपुट भी बोलते हैं। जबकि y की बात करें तो y को हम लोग क्लास भी बोलेंगे। समटाइम्स अगर मैं क्लास कहता हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ। मैं लेबल कहता हूँ तो मैं डेफिनेटली किसकी बात कर रहा हूँ, मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ, या मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। या ऐसे हम लोग रिस्पॉन्स भी बोलते हैं कि इस इनपुट के अगेंस्ट इसका रिस्पॉन्स क्या है, इस इनपुट के अगेंस्ट इसका रिस्पॉन्स क्या है। या ऐसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं कि ये वेरिएबल डिपेंडेंट है ऑन these attributes या these variables या these independent variables। ओके, सो टास्क क्या है, हम लोग क्या करते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, हमने हमारा पर्पस क्या होता है, हमारा गोल क्या होता है, हमने एक मॉडल लर्न करना होता है। वो मॉडल कैसे लर्न करता है या मॉडल कैसे डेवलप करते हैं, ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो किया जाता है उस इनपुट पैरामीटर्स को मैप किया जाता है उस y पैरामीटर के ऊपर। ओके, मैपिंग ऑफ इनपुट पैरामीटर्स ऑन आउटपुट पैरामीटर या आउटपुट क्लास लेबल इज नाउन एज क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम इनपुट पैरामीटर्स को मैप कर रहे होते हैं आउटपुट के ऊपर और जनरेट कर रहे होते हैं कोई फंक्शन या मॉडल। सो दिस क्लासिफिकेशन इज अ टू स्टेप प्रोसेस। सो टू स्टेप प्रोसेस क्या है, स्टेप नंबर 1 इज मॉडल कंस्ट्रक्शन एंड स्टेप नंबर 2 इज मॉडल यूजेज। कि एक स्टेप में हम मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं या हम कहें कि मॉडल को लर्निंग करवाते हैं मॉडल की, या मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने अपने स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर हमने बात की कि एक फेज लर्निंग फेज होता है, दूसरा टेस्टिंग फेज होता है। सो यही उसी को हम लोग कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन इज अ टू स्टेप प्रोसेस। कि पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं या मॉडल को मॉडल की लर्निंग करवाते हैं, मशीन की लर्निंग करवा रहे होते हैं, मशीन को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो ट्रेनिंग कैसे करते हैं, डिस्क्राइबिंग अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्लासेस। कि हमें पहले से पता है कि क्लासेस क्या हैं, कि इस इनपुट की क्लास क्या है, इस इनपुट की या इस सैंपल की क्लास क्या है। सो ये वही बात होगी जैसा हम पहले बात करते आ रहे हैं कि हमारे पास इनपुट्स के साथ साथ हमें आउटपुट भी पता है, हमें क्लास भी पता है, प्री डिटरमाइंड क्लासेस हमारे पास है। सो ईच टपल या सैंपल is assumed to belong to a predetermined class as determined by the class label attribute. So it's simple. So इस पे बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है पहले भी। So the set of tuple or tuples used for model construction is called training set. ट्रेनिंग सेट क्या होता है, जिसके ऊपर मॉडल को हम लोग ट्रेन करते हैं, जिसमें मॉडल की लर्निंग होती है। जब हम मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो जोन सा डाटा सेट यूज होता है हम उसे ट्रेनिंग डाटा सेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास इनपुट के साथ साथ आउटपुट्स भी अवेलेबल होती हैं, प्री डिटरमाइंड क्लासेस होती हैं हमारे पास किसी सेट ऑफ टपल्स की। सो द मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लासिफिकेशन रूल, अ डिसीजन ट्री और अ मैथमेटिकल फार्मूला और इक्वेशन। सो जो मॉडल है वो क्या हो सकता है, वो कुछ रूल्स हो सकते हैं, लाइक if this thing then this thing, if this thing then this thing। if पार्ट में हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, then पार्ट में हमारे पास कोई क्लास मौजूद होती है। सो सिमिलरली हमारे पास कुछ डिसीजन ट्रीज हो सकते हैं, और या कोई हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन या कोई फॉर्मूला हो सकता है, या फंक्शन हो सकता है हमारे पास कोई। ओके, सो जब मॉडल हमारा लर्न हो गया, हमें कोई फंक्शन मिल गया या हमें कोई मॉडल मिल गया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो कि सेकेंड स्टेप है ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रोसेस, इज मॉडल यूसेज।
सो अगर आपको वो डायग्राम याद हो, लाइक जो हमने यहाँ पे डिस्कशन की, सॉरी यहाँ पे, कि हमारे पास क्या है, ये लर्निंग प्रोसेस है कि इसमें हमारे पास इनपुट भी है आउटपुट भी है, और हम क्या कर रहे हैं, इनकी मैपिंग कर रहे हैं इन ऑर्डर टू जनरेट अ फंक्शन और अ मॉडल। और सेकंड स्टेप क्या है, उस मॉडल को यूज कर रहे हैं और हम सिर्फ उसे क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और एज ए रिजल्ट हमें क्या चीज मिल रही है, हमें उसकी कोई क्लास मिल रही है या उसकी आउटपुट मिल रही है। सो यही दो स्टेप हम लोग क्लासिफिकेशन टू स्टेप प्रोसेस में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्टेप क्या है, मॉडल कंस्ट्रक्शन, और ये क्या है, मॉडल यूजेज। सो यही चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। सो मॉडल यूजेज इज अ क्लासिफिकेशन स्टेप, मतलब क्या है, पहला स्टेप क्या था, लर्निंग स्टेप था, जिसमें हम चीजों को, मॉडल को लर्न करवा रहे हैं, मॉडल को सिखा रहे हैं। एंड मॉडल यूजेज क्या है, अब हमने उसको डिप्लॉय कर दिया है, वो चीज़ों को, हमारे इनपुट्स को क्या कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है कि ये जो इनपुट है इसकी क्लास ये है, ये जो इनपुट आ रही है इसकी आउटपुट ये होनी चाहिए, ये जो इनपुट है इसकी आउटपुट ये होनी चाहिए, विच इज यूज्ड फॉर क्लासीफाइंग फ्यूचर और अननोन ऑब्जेक्ट्स। ओके, लाइक जैसा कि हमने वेदर प्रेडिक्शन की बात की, हमने रेन प्रेडिक्शन की बात की, और हमने स्पैम फिल्टरिंग की बात की, या मेडिकल डायग्नोसिस की बात की थी कि आया कि कोई ट्यूमर वो कैंसरस होगा या नॉर्मल ट्यूमर होगा। ओके, सो मॉडल कंस्ट्रक्ट करके उसे डायरेक्ट उसको डिप्लॉय नहीं कर दिया जाता कि हमने मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया और उसे डायरेक्ट हम जाके डिप्लॉय कर देते हैं कि हाँ ये यूज के कैपेबल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करते, बल्कि हम पहले क्या करते हैं, हम उसको एक्यूरेसी को एस्टिमेट करते हैं कि मॉडल हमारा कितने % एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर वो उसकी एक्यूरेसी डिजायरेबल हो, देन हम क्या करते हैं, हम उस मॉडल को डिप्लॉय करते हैं फॉर यूजेज, अदरवाइज हम उसको मजीद ट्रेन करते हैं। ठीक है, लाइक हम ह्यूमंस की बात करें, हम स्टूडेंट्स की बात करें, एक बच्चे की बात करें। सो बच्चा जब तक ठीक से चलना उसे नहीं आ जाता, हम उसे अकेला नहीं छोड़ते, उसके अपनी फिंगर से पकड़ के चलाते हैं, चलना सिखाते हैं। अब उसे फिर हम थोड़ी देर अपनी उंगली साइड पे करके अपना हाथ छुड़वा के हम उसे कहते हैं कि चलो बेटा, और जब वो चलते चलते गिर जाता है तो हम फिर उसे पकड़ते हैं, फिर उसे अपने हाथ से पकड़ के चलाते हैं। तो जब खुद से वो चलना नहीं सीख लेता, हम उसे सुपरवाइज करते रहते हैं, हम उसे गाइड करते रहते हैं। लेकिन जब हम उससे, उसके चलने से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, खुद से उसको चलने के लिए हम उसे छोड़ देते हैं कि हाँ यू कैन डू योर टास्क बाय योरसेल्फ। ओके, सो जब यही चीज यहाँ पे है कि जब तक हमें मॉडल की एक्यूरेसी डिजायरेबल रेंज में नहीं आ जाती, हम उस मॉडल को डिप्लॉय नहीं करते, बल्कि उसको फर्दर ट्रेन करते रहते हैं। और जैसे ही उसकी एक्यूरेसी डिजायरेबल, लाइक हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल 80% एक्यूरेट प्रेडिक्शन करे, तो जब तक मॉडल 80% एक्यूरेटली प्रेडिक्शंस नहीं करेगा, क्लासीफाई नहीं करेगा चीज़ों को, तब तक हम उसे डिप्लॉय नहीं करते। सो अब ये एक्यूरेसी कैसे जज की जाती है, कैसे इवेल्युएट की जाती है, उसके लिए हमारे पास नाउन लेबल ऑफ टेस्ट सैंपल्स होते हैं। पहले हम लोग बात कर रहे थे, वेयर इज द कर्सर, ओके, सो पहले हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग सेट की या ट्रेनिंग सैंपल्स की। सो यहाँ पे मॉडल की टेस्टिंग के लिए हम लोग, या मॉडल की एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए हम लोग टेस्ट सैंपल्स यूज करते हैं। अब टेस्ट सैंपल्स क्या हैं, इनमें भी हमारे पास इनपुट्स भी मौजूद होती हैं और हमारे पास आउटपुट भी मौजूद होती है। इनपुट मतलब एक्स भी हमारे पास है उस रो में, और उसकी आउटपुट भी मौजूद है। लेकिन जैसा कि हम ट्रेनिंग फेज में क्या काम करते हैं, हम उसे इनपुट भी देते हैं और उसे आउटपुट भी देते हैं मॉडल को, और वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, कोई फंक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन टेस्टिंग फेज थोड़ा सा डिफरेंट है। टेस्टिंग फेज में हम क्या काम करते हैं, उसे इनपुट देते हैं, लाइक दिस इज द इनपुट और ये हमारा फंक्शन है, दिस इज आवर फंक्शन, जो कि ट्रेनिंग फेज में हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अब हमने क्या काम किया, उस फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं। अब जो आउटपुट हमारी है
ये जो नाउन लेबल है हमारा, हम मॉडल को सिखाने के लिए नहीं दे रहे। अब हम ये जो मॉडल सीख चुका हुआ है, अब उस मॉडल को हमने ये इनपुट दी। अब ये मॉडल जो इसने सीखा है उसकी बेस के ऊपर ये कोई हमें प्रेडिक्ट करके बताएगा, या इन अदर वर्ड्स हमें कोई आउटपुट प्रोवाइड करेगा वाई डैश। अब यहाँ पे जो कि हमारे पास आउटपुट एक्चुअल में थी, यहाँ पे सॉरी मुझे अगेन राइट करने में, एक्स एंड वाई ये टप्पल है। अब इसमें से हमने इसे एक्स इनपुट तो दे दी, अब मॉडल कोई चीज प्रेडिक्ट कर रहा है वाई, ये आउटपुट दे रहा है वाई डैश। सो हम उसको कंपेयर करेंगे इसकी एक्चुअल आउटपुट के साथ कि वाई और वाई डैश में डिफरेंस क्या है। अगर वो रॉन्ग है या एरर आ रहा है तो मतलब क्या है कि ये मॉडल सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। ओके, सो इस तरह से हम मॉडल को टेस्ट करते हैं। मतलब इस टेस्ट सैंपल में भी हमारे पास इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट का रोल थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग फेज तो हम इनपुट भी दे रहे हैं, आउटपुट भी दे रहे हैं, मॉडल उनके बीच में मैपिंग कर रहा है। लेकिन टेस्टिंग फेज में क्या है, जब हम मॉडल की एक्यूरेसी मेजर कर रहे हैं, हम सिर्फ मॉडल को इनपुट दे रहे हैं और मॉडल जो प्रेडिक्शन कर रहा है हम उसको कंपेयर कर रहे हैं उसकी एक्चुअल आउटपुट के साथ। अगर वो सेम है तो हम कहेंगे कि मॉडल सही प्रेडिक्शन कर रहा है, अगर वो रॉन्ग है तो मतलब एरर आ रहा है तो मॉडल क्या है, रॉन्ग चीजों को प्रेडिक्ट कर रहा है। तो सपोज 10 सैंपल्स में से उसने 8 सैंपल्स के आंसर्स या 8 सैंपल्स की आउटपुट वही दी जो कि y थी, जबकि 2 सैंपल्स उसने डिफरेंट दी, तो इसकी रॉन्ग प्रेडिक्शंस की। तो इसका मतलब क्या है कि उस मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, 80%। उस मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, 80% है कि 100 में से 80 सैंपल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है या सही उनकी प्रेडिक्शंस कर रहा है, और 20 ऐसी सैंपल्स थे जिसको उसने रॉन्ग प्रेडिक्ट किया। अब अगर ये 80% आपकी डिजायरेबल एक्यूरेसी है तो आप क्या काम करेंगे, उस मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका मॉडल 80% से भी ज्यादा एक्यूरेटली परफॉर्म करे तो आप इस मॉडल को मजीद ट्रेन करेंगे। ओके, सो ट्रेनिंग, ये सारी की सारी जो हम बातें कर रहे हैं, ट्रेनिंग टेस्टिंग, ये सारी डिपेंड करती हैं आपके डाटा सेट के ऊपर। जितना ज़्यादा डाटा सेट होगा उतना ज़्यादा मॉडल अच्छे से ट्रेन होगा और उतनी ज़्यादा मॉडल की एक्यूरेसी होगी। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्यूरेसी रेट इज द परसेंटेज ऑफ टेस्ट सेट सैंपल्स दैट आर करेक्टली क्लासिफाइड बाय द मॉडल। जैसा कि हमने यहाँ पे बात की थी कि आपके पास टोटल 10 टेस्ट सैंपल्स हैं और उनमें से कितने सही प्रेडिक्ट कर रहा है आपका मॉडल, वो उसकी एक्यूरेसी होगी। लाइक 10 में से उसने 8 सही प्रेडिक्ट किए तो 8 या 8/10 इज द एक्यूरेसी, जो कि परसेंटेज है। 8/10 इज द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, क्योंकि वो 10 में से 8 जो टेस्ट सैंपल्स है उनको करेक्टली क्लासीफाई कर रहे हैं। सो टेस्ट सेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रेनिंग सेट। इसका मतलब क्या है, अगर जो आपने डाटा सेट, जिस डाटा सेट के ऊपर आपने मॉडल को ट्रेन किया, अगर उसी डाटा सेट में से आप कुछ टेस्ट सैंपल्स ले रहे हैं और मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं, सो वो तो एक कि मॉडल तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर उसने सीखा है और आप वही चीज़ उससे पूछ रहे हैं तो वो तो बिल्कुल सही आंसर करेगा। सो उसमें तो कोई नई बात नहीं है। सो हम हमेशा कोई न्यू सैंपल्स देते हैं जिसके ऊपर मॉडल ट्रेन हमने ना किया हो, इसलिए हम उसे न्यू सेट बोलते हैं या अननोन डाटा सेट भी बोलते हैं। ओके, सो अगर वो उसी डाटा सेट ट्रेनिंग सेट में से होगा तो वो मॉडल ओवरफिट कर जाएगा। ओवरफिटिंग का मतलब ये होता है कि मॉडल चीज़ों को लर्न करने के बजाय मॉडल ने उन चीज़ों को रट लिया है, और जैसे ही कोई नई चीज़ आएगी तो वो उसके ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि हमने मॉडल को सिखाया भी उन्हीं सैंपल्स के ऊपर है और मॉडल को टेस्ट भी उन्हीं सैंपल्स के ऊपर कर रहे हैं। सो मॉडल के लिए तो सारा कुछ वही डाटा सेट होंगे, वही सैंपल्स होंगे। अब कोई नया डाटा सेट आएगा तो उसके ऊपर तो वो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होगी। सो इसलिए ओवरफिटिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडल को
जो टेस्ट सैंपल्स होते हैं वो ट्रेनिंग सेट से नहीं लिए जाते, बल्कि वो न्यू डाटा सेट होता है जिसके ऊपर मॉडल ट्रेन नहीं किया होता. So if the accuracy is acceptable, use the model to classify new data tuples. Otherwise, again, train the model. So note क्या है? If the test set is used to select models, it is called validation set. So इस टॉपिक इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग फर्दर लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वैलिडेशन सेट क्या होता है, टेस्ट सेट क्या होता है. सो ये फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स के ऊपर हम इनमें पे डिटेल में बात करेंगे. सो इसकी थोड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो अभी बातें हम लोगों ने की कि आपके पास ट्रेनिंग डाटा है या यू कैन से ट्रेनिंग सेट अवेलेबल है, जिसमें आपके पास कुछ इनपुट पैरामीटर्स हैं लाइक नेम है, एज एंड इनकम है, और एक आपके पास क्या है, क्लास लेबल है, या आपके पास आउटपुट है कि अगर उसका नेम दिस और उसकी एज यूथ है और इनकम उसकी लो है तो उसे लोन देना रिस्की रहेगा. अगर वो यूथ है, एज उसकी लो है, उसे भी लोन देना रिस्की रहेगा. लेकिन वो मिडल एज है और इनकम उसकी हाई है तो उसको लोन देना सेफ है कि वो आपका लोन वापस भी कर देगा, इजीली वापस कर देगा. अगर मिडल एज है और उसकी इनकम लो है तो उसे लोन देना क्या रहेगा, रिस्की रहेगा, एंड सो ऑन. ये आपके पास क्या है, ट्रेनिंग डाटा है. इसके ऊपर हम लोग मॉडल डेवलप करते हैं, मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं. ओके, लाइक आपने कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम चूज किया, उसके ऊपर आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं. आप ये इनपुट सैंपल्स उसको दे रहे हैं और साथ उसे बता रहे हैं, आउटपुट भी बता रहे हैं कि ये इनपुट होगी तो ये आउटपुट होगी. वो उसको अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करके इस कैपेबल बनाता है कि इन दोनों को मैप, इनपुट को आउटपुट के साथ मैप कर सके. ऐसे रूल्स बना लेता है लाइक if age is youth and income is low then risky, if age is middle age and income is high then it's safe to provide loan. So जब मॉडल लर्न कर जाता है, मॉडल कंस्ट्रक्ट हो जाता है, the next step is to use the model for making predictions. Like ये जो क्लासीफायर है जो पिछले स्टेप में मॉडल कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने डेवलप किया, उसके बाद हमारे पास एक टेस्टिंग डाटा सेट है जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में हमने जैसे बात की कि हम मॉडल को डायरेक्ट उसको डिप्लॉय नहीं कर देते, बल्कि क्या करते हैं, उसकी एक्यूरेसी को भी मेजर करते हैं. सो एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं, टेस्ट डाटा यूज़ करते हैं या टेस्ट सेट यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास इनपुट अगेन अवेलेबल है और साथ में हमारे पास आउटपुट भी अवेलेबल है. सो अब यहाँ पे आउटपुट यूज़ होती है मॉडल को टेस्ट करने के लिए, ना कि उसे ट्रेन करने के लिए. जैसे कि हम पिछले स्टेप में उसको ट्रेन कर रहे थे, उसे बता रहे थे कि हाँ ये इनपुट भी पकड़ो और ये इनपुट आउटपुट भी पकड़ो और अपने आप को एडजस्ट करो. कि उसे बता रहे हैं कि हम इमेज एप्पल का कोई इमेज है, हम बोर्ड पे उसको या स्लाइड्स में हम उसको इमेज दिखाते हैं स्टूडेंट्स को और कहते हैं कि हाँ ये जो इमेज है ये एप्पल का इमेज है और ये जो इमेज है ये भी एप्पल का है. ओके, वो इनपुट भी दे रहे हैं और साथ में आउटपुट भी बता रहे हैं. लेकिन अब हमने इमेज दिया एक स्लाइड के ऊपर जो कि इमेज एप्पल का है, तो हमने स्टूडेंट्स से पूछा जो जिनको हम पहले सिखा चुके हैं कि हम आप बच्चे ये बताओ ये कौन सा इमेज है. अगर वो एप्पल कहते हैं सो एप्पल को कंपेयर किया जाएगा उसके ट्रू नेम के साथ, आया कि ये एप्पल का इमेज ही है, इसका नेम एप्पल ही है. तो अगर वो ठीक बता रहा था, हाँ इस बच्चे ने ठीक से लर्न कर लिया इस कॉन्सेप्ट को. लेकिन वो रॉन्ग बता रहा है, तो जब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो वो रॉन्ग बता रहा है. अगर वो एप्पल नहीं बता रहा तो कुछ और बता रहा है, तो मतलब वो बच्चे ने सही से लर्न नहीं किया. सो यही चीज़ यहाँ पे है कि हम इनपुट भी प्रोवाइड करते हैं और साथ आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन आउटपुट इन द सेंस हम मॉडल को टेस्ट करने के, मॉडल जो आउटपुट दे रहा है उसको कंपेयर करते हैं इसकी एक्चुअल आउटपुट के साथ. अगर वो सही है तो मीन्स के मॉडल सही प्रेडिक्शन कर रहा है, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग प्रेडिक्ट कर रहा है. सो जब उसकी मॉडल की एक्यूरेसी डिजायरेबल हो जाती है तो देन हम उसे डिप्लॉय कर देते हैं. डिप्लॉय करते हैं तो हमारे पास सिर्फ इनपुट सैंपल्स होती हैं और आउटपुट अवेलेबल नहीं होती. तो मॉडल ने जो कुछ सीखा होता है उसकी बेसिस के ऊपर हमें बताता है कि इसकी आउटपुट क्या होगी.
लाइक यहाँ पे हमारे पास जॉन हेनरी नेम था, वो मिडिल एज है एंड इनकम उसकी लो है। तो मॉडल चूंकि पहले डेवलप हो चुका हुआ है, उसने चीज़ों को मैप कर लिया है इनपुट के आउटपुट के साथ। सो हमें इस बेस के ऊपर ये इनपुट हम लोगों ने दी उसे, और वो हमें बता रहा है कि इसकी आउटपुट रिस्की है। ऐसे बंदे को लोन देना रिस्की रहेगा। सो क्लासिफिकेशन टेक्निक्स हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, जिसमें हमारे पास डिसीजन ट्रीज हैं, रूल बेस्ड क्लासीफायर्स हैं, नियरेस्ट नेबर्स हैं, इसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग, नाइफ बेस एंड स्पॉट वेक्टर मशीन्स। ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में इनके बारे में देखेंगे। इसके बाद कुछ इनसैम्बल क्लासीफायर्स हैं, जिसमें बूस्टिंग, बैगिंग या रैंडम फॉरेस्ट हैं। इनसैम्बल्स इसका मतलब क्या है कि हम कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉडल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासीफायर्स को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ आवर मॉडल। कि मीन्स कि हम लोग डिफरेंट डिसीजन ट्रीज यूज़ करते हैं, या डिसीजन ट्रीज के साथ हम लोग नियरेस्ट नेबर्स को यूज़ करते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल्स यूज़ करते हैं इन इनसैम्बल क्लासीफायर्स। सो ये भी हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर की समरी अगर हम समराइज करें तो हमने पहले बात की सुपरवाइज लर्निंग की। सुपरवाइज लर्निंग में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन की बात की। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस, जिसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप में मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड द सेकंड स्टेप मॉडल को हम लोग यूज़ करते हैं। और फिर हमने एट द एंड कुछ क्लासिफिकेशन टेक्निक्स या एल्गोरिदम्स के नाम देखे। सो ये जो कंटेंट्स जो आपके सामने स्लाइड्स में प्रेजेंट किए गए, वो इन दो सोर्सेज से लिए गए हैं। द नंबर वन इज द रेफरेंस बुक फॉर दिस कोर्स विच इज़ डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स, और ये इस बुक की वेबसाइट है जहाँ से आपको इसकी बुक और चैप्टर्स और स्लाइड्स वगैरह ईजिली मिल जाएंगी। और ये एक अनदर फेमस बुक ऑफ डेटा माइनिंग जो कि इंट्रोडक्शन टू डेटा माइनिंग है, जिसका मतलब विपिन कुमार, और ये इसका वेब लिंक है। इसकी स्लाइड्स भी और बुक वगैरह भी आपको इस लिंक से मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस, आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, और मैं उनके अपनी पहली फुर्सत में उनके आंसर्स, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। So that's it. Thank you.